जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें और याद रखें कि हर एक योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान शत्रुबोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल जजेस वर्सेस जजेस का एक अनोखा प्रकरण हुआ और उसके अतिरिक्त असम से संबंधित भी एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें जजेस की प्रतिष्ठा धूल धूसरित हुई। तो पहले ये जजेस वर्सेस जजेस वाली बात कर लेते हैं कि साहब पहले आरंभ कहाँ से होता है। कि आरंभ ये होता है कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो बनाए जाते हैं विपक्ष के दावेदार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। अब ये वही विपक्ष है जो जस्टिस रंजन गोगोई को मात्र राज्यसभा का नॉमिनेटेड सदस्य बनाने पर पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। यहाँ तक कि उसने पूरे जो राम जन्मभूमि जो निर्णय था वो उसकी ही एक प्रकार से उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। क्योंकि उसी बेंच के एक और सदस्य जो जस्टिस नज़ीर थे, अब्दुल नज़ीर, उनको गवर्नर भी बनाया गया था। तो साहब बिल्कुल पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि साहब की जो संविधान जो था वो ख़तरे में आ गया था उस समय। लेकिन जब बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाता है तो संविधान कतई ख़तरे में आता नहीं है। फिर उसके ऊपर टिप्पणी कर दी, भाई देखिए एक तो बात यह है कि आप जब उम्मीदवार बन गए सुदर्शन रेड्डी जी, तो सुदर्शन रेड्डी जी एक सामान्य उम्मीदवार की तरह राजनीति में जब आप उतरे हो तो राजनीतिक प्रहार झेलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बड़ी बात कह दी कि साहब की वो जो सालवा जुदम वाला जो निर्णय ये सुदर्शन रेड्डी जी ने दिया था, उसके कारण उन्होंने जो गरीब जनजाति के लोग थे उनका जो आत्मरक्षा का अधिकार था उससे उनको वंचित कर दिया और इस प्रकार जो कार्य 2020 तक पूर्ण हो सकता था उसको पूर्ण करने में 5 वर्ष और लग गए, जिसके कारण बहुत सारी जनहानि हुई। जनहानि भी हुई और हमारे बहुत सारे सिपाहियों की भी जाने गई। और इसको उन्होंने कहा कि साहब ये नक्सल सिंपथाइज़र हैं। और वैसे सही बताएं कि वो जो सालवा जुदम वाला जो जजमेंट था मेरे ख्याल से 2011 का था, उसको देखते हुए कि बिल्कुल ये मन में आया था कि भाई कि सारे के सारे जो अधिकार हैं वो उन्हीं के हैं जो हिंसा कारित कर रहे हैं या जो हिंसा का शिकार हो रहे हैं, क्या उनके भी कोई अधिकार हैं? क्या उनका आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? लेकिन नहीं, वो निर्णय पारित हुआ और वो निर्णय बहुत सारी जो टेक्निकल नाइसिटीज़ हैं वो टेक्निकल चीज़ें ले के कि साहब की जो राज्य है वो इनको इस प्रकार से मुहैया नहीं करा सकता, अस्त्र शस्त्र इत्यादि इत्यादि करके तो बना के एक पूरा किया। लेकिन खैर अर्बन नक्सल्स के जो सपने थे वो धूल धूसरित होने थे, वो हो गए। एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट जिसको मैं कह सकता हूँ कि भारत को विखंडित करने का सबसे बड़ा मूवमेंट ये नक्सल मूवमेंट था, जिसको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरी तरह से निष्फल कर दिया। अब मात्र 2-4 जिलों में ये नक्सलवाद बचा है, उसका श्रेय अमित शाह जी को जाता है, काफ़ी कुछ जाता है। तो ये उन्होंने एक टिप्पणी की सालवा जुदम के निर्णय को लेकर सुदर्शन रेड्डी के ऊपर, और ये राजनीतिक टिप्पणी है, उसको राजनीतिक ढंग से लिया जाना चाहिए। तो सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में 18 जज साहबान खड़े हुए, 18, जिसमें से 7 तो सुप्रीम कोर्ट के ही थे। सोचिए, 7 सुप्रीम कोर्ट के जज, वो उसमें थे 3 पूर्व चीफ जस्टिस थे। वे देखिए, A.K. पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन लोकर। ये मदन लोकर वो थे जिन्होंने
एफ्सपा को, AFSPA मणिपुर में, उसको डाइल्यूट कर दिया था। ये अलग बात है कि सरकार ने इनकी बात नहीं मानी और वो जो इनका निर्णय जो था वो हवा में ही रह गया और दूसरे भी जजेस ने उसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो पूरी तरह से देश हित के विरुद्ध था। जस्ती चल्लेमेश्वर, और जस्ती चल्लेमेश्वर साहब कौन थे, इनको भी बता दिया जाए कि जस्ती चल्लेमेश्वर साहब हाई कोर्ट के जज बनने से पहले नक्सलियों के केस लड़ा करते थे। नक्सलियों से उनका निकट रिश्ता था। उसके बाद फिर जब उनका और दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा का टसल हुआ, क्योंकि दोनों एक ही दिन उनको शपथ दिलाई गई, लेकिन दीपक मिश्रा को पहले दिला दी गई, तो दीपक मिश्रा जो है वो हो गए उनसे सीनियर, और चूँकि वो दीपक मिश्रा से उम्र में कुछ दिन बड़े थे, वो पहले रिटायर हो गए और उनका सपना चीफ जस्टिस बनने का रह गया। बाल बाल बचे वो चीफ जस्टिस बनने से, या चीफ जस्टिस पद उनसे बाल बाल बचा, जो भी हुआ। तो अब उसके अलावा आप देखिए गोविंद माथुर, जस्टिस गोविंद माथुर, जो कि जाने माने लेफ्टिस्ट हैं, कार्ड कैरिंग लेफ्टिस्ट थे, वो SFI के मेंबर थे। S मुरलीधर के बारे में तो कौन नहीं जानता। S मुरलीधर वाले जिन्होंने गौतम नवलखा को सवेरे सवेरे अपने घर पे जमानत दे दी थी, ट्रांजिट रिमांड नहीं, पूरा आप ले नहीं आ सकते, गलत है ऑर्डर, और वो करके बाद में गौतम नवलखा अल्टीमेटली तो पकड़े ही गए। लेकिन इस तरह के जो जजेस हैं, फिर अंजना प्रकाश, C प्रवीण कुमार, A गोपाला रेड्डी, इस तरह के कई और जजेस भी हैं। फिर कुछ लीगल और भी फिगर्स हैं, संजय हेगड़े सीनियर एडवोकेट भी उसमें शामिल थे। अब इन्होंने ये प्री ली कि साहब कि ये आपने गलत किया है और किसी भी जज के जजमेंट को इसमें राजनीति का मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। अब इसको लेके 56 जज आ गए मैदान में, और 56 में 2 पूर्व CJI भी हैं, जिसमें रंजन गोगोई साहब हैं और एक मेरे ख्याल से पवित्रन साहब, क्या नाम था उनका, ये मैं नाम बताता हूँ, P सदाशिवम। तो P सदाशिवम और रंजन गोगोई जी, और उसके अलावा बहुत सारे और सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस वगैरह, ये सब उसमें शामिल हो गए। 56 जजेस ने इनके विरोध में बयान दे दिया, और वो बयान भी कहता है कि साहब कि इनको इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी में पड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी अब पॉलिटिकल कैंडिडेट है, उनको स्वयं को डिफेंड करने देते, आप क्यों बीच में पड़े। तो ये जजेस वर्सेस जजेस का बड़ा रोचक प्रकरण हो गया, और इसमें मुझे लग रहा है कि जो लेफ्टिस्ट जजेस थे हमारे, उन्होंने अपनी कलई खुलवा ली, और बग़ैर मतलब कलई खुलवा ली। वैसे तो बहुत सारे लोगों को संदेह था ही कि बहुत सारे जज वहाँ बैठ के जो है वो लेफ्टिस्ट की पैरवी करते हैं, और अर्बन नक्सल्स की और ये जो एक्टिविस्ट्स हैं इनके सबके फेवर में जजमेंट देते हैं। अभी कुछ ही दिन क्यों, अभी कल ही अमित शाह जी ने फिर से अपना एक अनुभव बताया था कि किस तरह से एक जस्टिस हुआ करते थे, मेरे ख्याल से क्या नाम था उनका, आफ्ताब आलम। और वो आफ्ताब आलम के यहाँ ये देवी हमारी ये तीस्ता सीतलवाड़, वहाँ जाके जैसे चाहते थे वैसे जजमेंट लिखवा लिया करती थी। इनको गुजरात से बाहर तक करवा दिया था, इनको जेल तक भिजवा दिया था, और बाद में सब कुछ झूठा कंकॉक्टेड निकला। तो एक तो ये हमारे जो वामपंथी और जो पंचमक्कार लोग हैं वो इस तरह से यहाँ पर हुए, और दूसरा ये देखने में आया कि असम को लेकर एक पीपल्स ट्राइब्यूनल बन गया। ये आप जानते हैं कि ये लेफ्टिस्ट जो हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं, और पीपल्स ट्राइब्यूनल बना लेते हैं, पीपल्स बेंच बना लेते हैं, पीपल्स कोर्ट बना लेते हैं। ये जो बस्तर के जो नक्सली हैं ना, ये बस्तर के नक्सली पीपल्स कोर्ट चलाया करते हैं, और वहाँ पे लोगों को मौत की सज़ा देके गोलियाँ मारा करते थे। अब इन्होंने पीपल्स ट्राइब्यूनल फॉर असम बना लिया, और पीपल्स ट्राइब्यूनल फॉर असम में कौन कौन, वही जाने माने प्रशांत भूषण, वजाहत हबीबुल्ला, सैयदा हमीद और ये हर्ष मंदर, इस तरह के लोग जो है वहाँ पहुँच गए,
और कि साहब कि बांग्लादेशियों को यहाँ रहने का हक़ है और बांग्लादेशियों का अधिकार है क्या, ज़मीन तो अल्लाह की बनाई हुई है। ये बड़ा प्रचलित एक कल का वो आया हुआ है कि सैयदा हमीद कह रही हैं कि ज़मीन तो अल्लाह की बनाई हुई है, जहाँ पर बांग्लादेशी क्यों नहीं रह सकते। हेमंत बिश्व शर्मा ने इस पर पूरा ले लिया एक स्टैंड, और स्टैंड लेके ऐसा बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रतिरोध किया कि इनको वहाँ से तो भाग के आना पड़ा। आज कल इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू सेना पहुँच गई और हिंदू सेना ने ज़बरदस्त वहाँ पे जम के नारेबाजी की, प्लेकार्ड्स लहराए, और पहली बार जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इस प्रकार के किसी लेफ्टिस्ट के कार्यक्रम में इस प्रकार का प्रतिरोध और गतिरोध देखना पड़ा। बांग्लादेश के दलालों, उनको बांग्लादेश का दलाल कह दिया गया और भी बहुत सारे नारे लगाए गए। तो उसमें भी 2 जजेस जो थे वो बैठे हुए थे चीफ गेस्ट बन के, अंजना प्रकाश और इकबाल अंसारी। को जजेस को पता नहीं क्या हो गया है कि वो इतना शौक बन गया है, शौक चढ़ रहा गया है पॉलिटिक्स में आने का। तो भाई पॉलिटिक्स में आना है तो फिर पॉलिटिक्स में अपना वो पीछे जो जस्टिस लगा है ना उसको तो हटा के आओ ना आप। पब्लिक को तो आप लोग रोज़ लेक्चर देंगे, आपके नेताओं को देंगे, अधिकारियों को देंगे, और स्वयं देख लीजिए जजेस ही जजेस को उखाड़ पछाड़ कर रहे हैं। निर्णय हम आप लोगों पर छोड़ते हैं, आप लोग अपनी कमेंट्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।